Hello students. So in the previous lecture we were talking about the early attempts of classification की बात हुई थी. Then there was natural, then there was artificial system of classification. So आज के lecture में we would talk about the natural system of classification. ठीक है, तो दो जो था initial points आपने classification में लिखा था the earlier attempts and the artificial system. तो आज के lecture में we'll talk about the natural system of classification. I hope you have gone through the lecture. Previous lecture आपने अच्छे से go through कर लिया, तो आपको पता चलेगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ आज. ठीक है, so natural system of classification देख लेते हैं आज. सो क्लासीफाई का मतलब तो पता है आपको, चीज़ों को डिफरेंशिएट करना, ग्रुप करना, क्लासीफाई करना. ठीक है, तो जो सबसे प्रिमिटिव बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहा है हमेशा, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना, जो कैरेक्टर्स विजिबल है. सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए भी जो बेस है दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. Those are the morphological characters. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दूसरी चीजों को भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि एनाटॉमी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है. एंड फिजियोलॉजी. ठीक है, सो एक जो पॉइंट दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और दूसरा जो कैरेक्टर्स लिए दोज आर एनाटॉमी, एनाटॉमी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी है एंड फिजियोलॉजी है. ठीक है, बिकॉज ऑफ टेकिंग one of this morphological characters, another are those characters. ये पूरा एक group of characters आप consider कर लो, और ये एक group of characters को consider कर लो, तो total कितने group of characters हो गए? दो group of characters हो गए. इसीलिए the natural system of classification is also known as the two-dimensional classification system. It is known as two dimensional classification system. क्यों टू? क्योंकि एक तो ये चीज देखी जाएगी और दूसरी ये सब चीजें कंसिडर की जाएगी. सो 1 and 2. सो दैट इज द रीजन इट इज द टू डायमेंशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम. कौन सा? द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो एक और चीज भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो विच इज अ पार्ट ऑफ इट, दैट इज द नेचुरल अफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स. अफिनिटीज इज क्लोजनेस. नेचुरल अफिनिटी अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो द साइंटिस्ट विच आर इन्वॉल्व इन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख ले. गई बार आपने प्रीवियस वाले उसमें भी देखा था साइंटिस्ट विच आर इन्वॉल्व. सो वी हैव John Ray, then there is D. Candolle,
ठीक है, then there is Bentham and Hooker. ठीक है, so these are some of the scientists, they are involved in the natural system of classification. जॉन रे की अगर बात करें तो जॉन रे वॉज द पाइनियर इन द वर्क ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहां पे मेंशन कर देते हैं कि जॉन रे जो था इज द पाइनियर in the work of natural system of classification, while the most accepted and the practical value holding classification जो है जिसको काफी लोगों ने accept किया है, that is the natural system of classification given by Bentham and Hooker. तो Bentham and Hooker के लिए लिख देते हैं most accepted and has practical value. Most accepted and has practical value. So that classification system was given by Bentham and Hooker. The one which was the pioneer कौन था? तो John Ray was the pioneer. ठीक है? Now थोड़ा सा Bentham and Hooker का जो classification था उसका एक ओवरव्यू लेते हैं, because it is the most accepted and holds the practical value. तो देख लेते हैं क्या है. जो क्लासिफिकेशन था वो बेंथम एंड हुकर ने एक बुक में पब्लिश किया था. ओके, बुक का नाम अपन ने पहले भी बोला था, दैट इज जेनेरा प्लांटरम. तो मैं लिखता हूं बेंथम एंड हुकर. ठीक है, पब्लिश इज वर्क in a book. क्या नाम था बुक का? द बुक इज नोन एज जेनेरा प्लांटरम. in the book Genera Plantarum. ठीक है, and this book was in 3 volumes. In 3 volumes. ठीक है, सो बेंथम एंड हुकर वाला देख रहे हैं अपन क्लासिफिकेशन. बुक का नाम याद रखना है जेनेरा प्लांटरम, और 3 वॉल्यूम्स थी इस बुक के जिसमें उसने अपना जो क्लासिफिकेशन था वो मेंशन किया था. सो जो प्लांट किंगडम था अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर में कर रहा हूं. ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन है वो बेंथम एंड हुकर वाला जो उस टाइम पे उसने क्लासिफाई किया था उसकी बात कर रहा हूं मैं. सो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर जो प्लांट किंगडम है उसको 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम. क्रिप्टोगेमी क्रिप्टोगेमिया लिखता हूं मैं. ठीक है, एंड द अनदर सब किंगडम इज फेनेरोगेमिया. फेनेरोगेमस आपको याद हो तो. ठीक है, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया. फेनेरोगेमिया is further differentiated into 3 classes. जो फेनेरोगेमिया है इसे 3 क्लासेस में डिफरेंशिएट किया है. 3 क्लासेस. That is dicotyledone,
Then there is gymnospermae. And monocotyledonate. ठीक है. So according to Bentham and Hooker, plant kingdom के दो सब kingdoms है, Cryptogamia and Phanerogamia. And Phanerogamia is divided into three classes, that is Dicotyledonate, Gymnospermae and Monocotyledonate. ठीक है. Bentham and Hooker ने Dicotyledonate में 165 फैमिलीज को क्लासिफाई किया. फैमिलीज पता है ना आपको? प्लांट फैमिलीज जैसे आपने सोलिनेसी है, फेबेशिया है, बुक के अंदर दे रखी है. सो 165 फैमिलीज इन डाइकोटिलेडोने. एंड इन जिम्नोस्पर्मे देयर आर 3 फैमिलीज. एंड इन मोनोकोटिलेडोने देयर आर 34 फैमिलीज. ठीक है. तो जो पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन था बाय बेंथम एंड हुकर, दैट इज गिवन इन द बुक जेनेरा प्लांटेरम व्हिच इज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स. ठीक है. So Cryptogamia, Phanerogamia 3 classes, Dicotyledonate, Gymnospermae and Monocotyledonate. ठीक है. यहाँ पे according to Bentham and Hooker यहाँ पे less developed होगा, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे तो developed मिलने लगेगा. मतलब according to Bentham and Hooker, Dicotyledonate are less developed while the Monocotyledonate are more developed. ठीक है. Now so let's talk about some of the major features of dicotyledones या फिर dicotyledonate. Major features of dicotyledonate. ठीक है. सो क्या मेजर फीचर्स है? सो जो लीव्स होते हैं, इन लीव्स के पास दे कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलेट वेनेशंस. लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन फॉर एग्जाम्पल अगर ये लीफ है तो उसमें इस तरीके से वेरिएशन होगा. तो ये जो वेनेशन है इसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन. फिर जो कोटलीडोन होता है, 2 कोटलीडोन्स, चना जो होता है उसके पास 2 कोटलीडोन्स होते हैं. उसके ऊपर से नाम आया डाइकोटिलेडोने. ठीक है. देन जो फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होता है? पेंटामरस होता है. पेंटामरस फ्लावर. पेंटामरस फ्लावर की अगर बात करें मतलब क्या हो गया? इट वुड कंटेन एवरीथिंग इन द नंबर ऑफ 5. जैसे कि 5 सेपल, 5 पेटल, 5 एंड्रोशियम एंड 5 गाइनोशियम. ठीक है. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. या फिर आई कैन ऑल्सो पुट इट एज 5 स्टेमन एंड 5 कार्पेल और द पिस्टल. मतलब एवरीथिंग इज सपोज टू बी इन द नंबर ऑफ 5.
So that flower is known as pentamerous flower, and that is the characteristic of a dicotyledonous plant. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, द वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन. नाउ हाउ डू यू कंसीडर अ वेस्कुलर बंडल एज ओपन? वेस्कुलर बंडल इज xylem and phloem. आर ओपन. तो ओपन वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो अगर ये मैं वेस्कुलर बंडल बनाता हूं, सो यहां पे लेट्स से देयर इज फ्लोएम, यहां पे देयर इज xylem. तो बीच में क्या होगा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम टिश्यू. तो अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है, फ्लोएम और xylem के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, तो a vascular bundle is termed as open. यहां लिख देते हैं presence of cambium between xylem and phloem. Presence of cambium between xylem and phloem. तो such a vascular bundle is going to be termed as open vascular bundle. ठीक है. अब जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो मैंने बोला मेरिस्टेमेटिक है, तो कैम्बियम लीड्स टू दी सेकेंडरी ग्रोथ. इट लीड्स टू दी सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन दी xylem and phloem. और इसकी वजह से देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ वुड. देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ वुड. सो दिस आर सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ डाइकोटिलेडोने. क्या है कि लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन मैंने दिखाया था भी आपको. चलो यहाँ फिर से दिखा देता हूँ, बना देता हूँ मैं. इधर बना देते हैं. ठीक है. Okay, this is reticulate venation. Okay, it's going to be interlinked, connected. Clear है? Then two cotyledons. जो seed होगा, the seed would possess two cotyledons. जैसे चना में बोल रहा हूँ 1 and 2. Flowers क्या हो गए? Pentamerous हो गए. Pentamerous flower is going to have everything in the number of 5. That is 5 sepals, 5 petals, 5 stamen, 5 carpel. Vascular bundles open हो गए because there is presence of phloem and xylem between the cambium. And because of the cambium, क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी. क्या देखने को मिलेगी? सेकेंडरी ग्रोथ. और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से आपको डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में क्या देखने को मिलेगा? आपको वुड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. ठीक है. Now, let's talk about some of the features of monocotyledones. ठीक है. सो व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स? तो एक तो हो गया कि यार जो लीव्स होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, नॉट द रेटिकुलेट वेनेशन. वेनेशन आप पत्ते में देखोगे तो आपको लाइंस दिखती है. दोज लाइंस आर टर्म्ड एज द वेन्स. ठीक है. सेकंड इज इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कोटिलीडोन. दो कोटिलीडोन्स नहीं होंगे, सिर्फ एक ही कोटिलीडोन होगा.
और जो फ्लावर्स होते हैं दोज आर ट्राइमरस फ्लावर्स। कौन सा फ्लावर्स है? ट्राइमरस फ्लावर्स है। दैट इज every component is going to be in the number of 3. That is 3 sepal, 3 petal, 3 stamen and 3 carpel. Carpel का दूसरा नाम क्या है? Pistil. This is female, this is male. ठीक है? The cambium is absent between the xylem and phloem. In vascular bundles, cambium is absent between xylem and phloem. In vascular bundles, the cambium is absent between the xylem and phloem. So, vascular bundle is termed as closed vascular bundle कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। ठीक है, अब जब कैम्बियम ही एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मोनोकोटिलिडोनों में सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? एब्सेंट है। द सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। और जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो वुड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो वुड फॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ मोनोकोटिलिडोने। तीसरा कौन सा था? जिम्नोस्पर्म है। सो जिम्नोस्पर्म में भी देख लेते हैं। आपको पता होगा कि फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं दोज आर कोन्स। reproductive structure are cones। फ्लावर्स नहीं है ना। मोनोकोटिलिडोने और डाइकोटिलिडोने की अगर बात करते हैं तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर्स, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ जिम्नोस्पर्म द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोन्स। फ्लावर्स एब्सेंट है यहां पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फ्लावर्स एब्सेंट। ठीक है, एक और चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी, अगर फ्लावर नहीं है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो आप बोलते थे फीमेल पिस्टल, कार्पेल, ओके, अगर ये सब चीजें एब्सेंट है तो जो ओव्यूल रहेगा, ओव्यूल एक्सपोज रहेगा। ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी। So we can term it as ovule is naked। क्यों naked बोल रहा हूं? Because it is not covered by the ovary। ठीक है, because ovary is absent। क्योंकि फ्लावर ही नहीं है तो ओवरी तो होगी नहीं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड इज फॉर्म्ड। अब अगर फ्लावर नहीं है, ओवरी नहीं है,
तो ओवरी किस चीज का फॉर्मेशन करती है? ओवरी आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो अगर ओवरी ही एब्सेंट है तो फ्रूट का फॉर्मेशन तो नहीं होने वाला है। तो यहां पे लिख देते हैं फ्रूट फॉर्मेशन इज एब्सेंट, सो seed is without fruit, and a seed which is without a fruit, it is known as naked fruit. It is known as the, I'm sorry, not naked fruit, seed without fruit. Okay, it is known as the naked seed. ठीक है, क्लियर है? बिकॉज फ्लावर एब्सेंट है, तो फ्लावर अगर एब्सेंट होगा तो ओवरी भी एब्सेंट होगी। ठीक है, तो अगर ओवरी एब्सेंट है तो अंदर का ओव्यूल एक्सपोज रहेगा, इसकी वजह से क्या बोलेगी? ओव्यूल इज नेकेड। अब ओवरी आगे जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस चीज का फॉर्मेशन करती थी? वो बनाती थी फ्रूट का फॉर्मेशन। तो ओवरी इज एब्सेंट तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। और अगर फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड, जो नॉर्मली आप फ्रूट्स खाते हो तो सीड फ्रूट्स के अंदर होते हैं, बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ओके, देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्रूट, तो सीड, उस सीड को क्या कहा जाएगा? अ सीड विदाउट फ्रूट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द नेकेड सीड। ठीक है, नाउ जो डाइकोटिलेडोने है उसको फर्दर क्लासेस में बैंथम एंड हुकर ने डिफरेंशिएट किया है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। According to Bentham and Hooker, dicotyledone is further divided into 3 subclasses. ठीक है, अगर जो फ्लावर के पेटल्स फ्री है, जैसे कि अगर मैं फ्लावर इस तरीके से बना रहा हूं, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, आप देखो, द पेटल्स आर फ्री, दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पेटल्स आर फ्री। सो सच अ फ्लावर और सच अ क्लास इज नोन एज पॉलीपेटले। It is known as polypetale। and polypetale जो सब क्लास है उसको भी फर्दर 3 सीरीज में डिफरेंशिएट कर रखा है पॉलीपेटले। ठीक है, सो डाइकोटिलेडोने में जो सब क्लास है पॉलीपेटले, उसके अंदर जो पेटल्स हो गए वो क्या हो गए? एक दूसरे से फ्री हो गए। अगर मैं फ्लावर दिखाता हूं इस तरीके से, आप देख रहे हो पेटल्स मैंने बताया, बट पेटल्स फ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, द पेटल्स आर फ्यूज्ड। ठीक है, सो इफ द पेटल्स आर फ्यूज्ड इट इज टर्म्ड एज गैमोपेटले। is termed as गैमोपेटले, और इसको भी फर्दर 3 सीरीज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, द लास्ट वन, इफ पेटल्स एंड सेपल्स आर फ्यूज्ड। अगर पेटल्स और सेपल फ्यूज्ड है, पेटल्स और सेपल्स अलग अलग होते हैं, बट अगर पेटल्स और सेपल्स फ्यूज्ड है
पेटल प्लस सेपल लिख रहा हूं मैं। तो ये दोनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहा जाता है पेरियांथ। क्या कहा जाता है स्ट्रक्चर को? पेरियांथ कहा जाता है। ठीक है, तो जो तीसरा सब क्लास है उसमें पेटल और सेपल्स क्या हो गए? मैंने प्लस दिखाया, प्लस मतलब क्या है? दे आर फ्यूज्ड एंड ऑल टुगेदर दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज पेरियांथ। ठीक है, एंड इन सम केसेस अगर पेरियांथ एब्सेंट है, चलो ये लिख लो, पेटल एंड सेपल्स आर फ्यूज्ड, तो उस सब क्लास को कहा जाता है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमिडी। ठीक है, और इसको डिवाइड किया है किसमें? 8 सीरीज में। ठीक है, सो पॉलीपेटल ए सब क्लास पॉलीपेटल इज डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज, सब क्लास गैमोपेटल इज डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज एंड सब क्लास मोनोक्लेमिडे इज डिवाइडेड इनटू 8 सीरीज। डन। नाउ गैमोपेटल की अगर बात करें तो इसको भी फर्दर डिवाइड कर रखा है। गैमोपेटल को मैं फर्दर डिवाइड करता हूं। गैमोपेटल में जो फ्लावर्स हो गए उनके पेटल्स क्या हो गए? फ्यूज्ड हो गए, फ्यूज्ड विद ईच अदर। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट गैमोपेटल अगर देखें तो इसको डिवाइड किया इनफरिए, और फिर इनफरे में यहां पे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द गाइनोशियम आप चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? इंफीरियर है। क्या है? इंफीरियर है। तो मैं लिखूंगा इंफीरियर गाइनोशियम, फिर क्या नाम दिया मैंने इसे? दिस इज नोन एज इनफरे। इज नोन एज इनफरे। अगर एक और क्लास है जिसका नाम है हिट्रोमरे, हिट्रोमरे। हिट्रोमरे में जो गाइनोशियम है वो क्या है? सुपीरियर है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर गाइनोशियम। इट कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर गाइनोशियम। और एक और डिवीजन है दैट इज नोन एज बाइकार्पेलेट। बाइकार्पेलेट। ठीक है, इसके पास भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर गाइनोशियम। ठीक है, सो गैमोपेटल इज फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डू यू कॉल द गाइनोशियम। इनफरे उसमें क्या है? द गाइनोशियम इज इंफीरियर। हेट्रोमरे द गाइनोशियम इज सुपीरियर एंड बाइकार्पेलेट उसमें भी क्या है? द गाइनोशियम इज सुपीरियर। अगर यहां पे मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं द पोजीशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो फ्लावर का स्टॉक होता है, चलो यहां नीचे दिखाते हैं। जैसे कि इफ दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, I have to rub this. Rub कर देते हैं। If this is the stalk of the flower, और काफी बड़ा स्टॉक बना दिया।
ठीक है, दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। 10th में अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता है ओवरी, ये सब फीमेल फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूँ ओवरी, और फिर ओवरी के नीचे से दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रेड में जो मैं दिखा रहा हूं। और फिर आएंगे पेटल्स, पेटल्स को ग्रीन में दिखा रहा हूं मैं, दिस आर दी पेटल्स। एंड देन सबसे नीचे में दिखा रहा हूं सेपल्स। तो यहां पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसकी है? तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है वो है गाइनोशियम की। किसकी? गाइनोशियम की। ठीक है, तो अगर इस टाइप का फ्लावर है जहां पे सबसे टॉप पोजीशन पे फ्लावर के स्टॉक के ऊपर, ये जो स्टॉक है इसमें सबसे ऊपर वाली पोजीशन अगर गाइनोशियम की है और बाकी के जो कंपोनेंट्स है उसके नीचे से इमर्ज कर रहे हैं, तो सच ovary or the female reproductive part is known as, this is known as superior gynoecium. This is known as superior gynoecium। और अगर gynoecium superior है तो उस केस में फ्लावर क्या हो जाता है? फ्लावर को अपन बोलेंगे inferior flower। The flower is going to be termed as inferior flower, or we can also term it as hypogynous। Or we can also term it as hypogynous। ठीक है, is it clear? So if the ovary or the female reproductive part is located at the highest position, अगर आप देखो सबसे ऊपर की तरफ ओवरी है, बाकी के स्ट्रक्चर्स नीचे से राइज कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज सुपीरियर गाइनोशियम। एंड इन दैट केस द फ्लावर इज टर्म्ड एज इंफीरियर फ्लावर और हाइपोगाइनस। अभी दूसरा सेटअप देखते हैं। अगर स्टॉक जो है कप शेप का स्टॉक है और ओवरी जो है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसके अंदर है, और बाकी के जो कंपोनेंट्स है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फिर क्या चीज थी, पेटल्स है। आप देखो सबकी पोजीशन क्या है, ओवरी से ऊपर है। यहाँ पे ओवरी सबसे ऊपर थी, बाकी के कंपोनेंट्स नीचे से राइज हो रहे थे। यहाँ पे ओवरी सबसे नीचे है और बाकी के कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, ओवरी से ऊपर है। तो यानी केस में जो ओवरी है, ओके, और या फिर जो गाइनोशियम है, दैट इज टर्म्ड एज इट इज टर्म्ड एज इंफीरियर गाइनोशियम। क्या कहा जाएगा? इंफीरियर गाइनोशियम कहा जाएगा। और अगर गाइनोशियम इंफीरियर है तो फ्लावर क्या हो जाएगा? द फ्लावर इज सुपीरियर फ्लावर और एपिगाइनस। सुपीरियर फ्लावर या फिर क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। सुपीरियर फ्लावर या फिर एपिगाइनस। आप दोनों जगह पे देख सकते हो पोजीशन। यहां पे सबसे टॉप पोजीशन पे ओवरी है, यहां पे ओवरी अंदर की तरफ है, स्टॉक के अंदर है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स और द ड्रॉबैक्स अबाउट द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया था कि डाइकोट्स है, आपने क्लासिफिकेशन अगर देखा तो डाइकोट्स थे, डाइकोट्स के बाद जिम्नोस्पर्म थे, उसके बाद मोनोकोट्स थे। मतलब मोनोकोट्स को बेंथम एंड हुकर ने काफी ज्यादा एडवांस कंसीडर किया। ठीक है, तो ये गलत बात है ना, मोनोकोट्स आर नॉट एडवांस्ड, डाइकोट्स आर एडवांस्ड। तो इसका अगर
मेरिट्स या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स देखें, सो यहां पे क्या कंसिडर किया जा रहा है, मोनोकोटिलडोन्स को कंसिडर किया जा रहा है एज एडवांस्ड, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, ठीक है। और जो डाइकोट्स है को क्या कंसिडर किया जा रहा है, डाइकोट्स आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव, ठीक है। उसी के साथ अगर ड्रॉबैक्स चेक करें, तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक्स क्या है, तो ड्रॉबैक्स अगर देखें तो यहां पे भी देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो मैं लिख देता हूं फाइलोजेनी एब्सेंट, नो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। दूसरा ड्रॉबैक क्या बोल सकते हैं, जिम्नोस्पर्म की जो पोजीशन है, आपने देखा डाइकोट और मोनोकोट के बीच में उसको रख रखा है, बट जिम्नोस्पर्म थोड़ी बीच में आता है, जिम्नोस्पर्म तो डाइकोट और मोनोकोट के काफी पहले आ जाएगा, ठीक है, काफी प्रिमिटिव है। तो लिख देते हैं पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इज रॉन्ग, ठीक है। फिर एक जो फैमिली है ऑर्किडी, उसको भी प्रिमिटिव कंसिडर किया गया, बट इट इज नॉट ए प्रिमिटिव फैमिली, इट इज एन एडवांस फैमिली। ऑर्किडेसी कंसिडर्ड एज primitive family, but it is not a primitive family, it's a advanced family, but Bentham and Hooker ने Orchidaceae family को consider किया as primitive, and काफी सारे floral characters Bentham and Hooker ने क्या किया, neglect किए हैं। So floral characters neglected, ठीक है। और जैसे मैंने बताया जो मोनोकोट्स है, फैमिली आर गिवन wrong position, monocots are given wrong position, क्लियर। मोनोकोट्स जो है वो डाइकोट्स के पहले आने चाहिए ना, डाइकोट्स लास्ट में आने चाहिए सबसे, क्योंकि सबसे एडवांस क्या है डाइकोट। यहाँ पे वी कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट एज वेल, क्योंकि डाइकोट्स को यहाँ पे प्रिमिटिव कंसिडर किया, यहाँ पे एडवांस कंसिडर किया, बट इट्स एक्चुअली अ ड्रॉबैक, ठीक है। द डाइकोट्स आर मोर एडवांस देन द मोनोकोट्स, तो जो मोनोकोट की पोजिशन है ओके वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स, नो फाइलोजेनेटिक्स इन्वॉल्व, पोजिशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इज रॉन्ग, दे आर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, वो गलत हो गया। ऑर्किडेसी फैमिली जो है, जो एडवांस फैमिली होती है, उसको कंसिडर किया जा रहा है एज व्हाट, एज द प्रिमिटिव फैमिली, तो ये भी एक गलत बात हो गई। और जब बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन किया तो काफी सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स को निग्लेक्ट किया है, ठीक है, तो वो भी एक गलत बात है। फ्लोरल कैरेक्टर्स को कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड जो मोनोकोट फैमिली है उसकी पोजीशन भी गलत है, क्योंकि इट इज प्लेस्ड at the what do you call at the end, डाइकोट था, फिर क्या था आपका जिम्नोस्पर्म था, और फिर मोनोकोट था, तो मोनोकोट की जगह वहां पे डाइकोट होना चाहिए, ठीक है। सो आई कीप दिस मच फॉर दिस सेशन। तो आज के लेक्चर में अपन ने बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पूरा देख लिया, ठीक है, एंड नेचुरल सिलेक्शन, आई एम सॉरी नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन भी देख लिया आपने। इससे पहले वाले में आपने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। सो आई होप यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स प्रॉपर्ली, अच्छे से लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर देना,
ठीक है. सो इफ एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल कॉल यू बैक. ठीक है. थैंक यू सो मच.